स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस में। तो जैसा कि आज आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सैम्पल पेपर है क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन या अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का सैम्पल पेपर आ चुका है। सुबह सुबह वीडियो आई थी कि फिजिकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि कैसे आंसर अटैम्प्ट करने हैं। और ये जो है आपका ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेस्ट रहने वाली है अगर आप हिंदी मीडियम से है फिजिकल एजुकेशन में। तो पूरा जो सैम्पल पेपर है मैंने हिंदी मीडियम में आप सभी के लिए तैयार किया है और उसमें आप सभी को जो आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसलिए अब आप सभी तैयार हो जाए। अगर फॉर्मेट समझना है तो सुबह की वीडियो देखनी पड़ेगी, वरना बार बार रिपीट करना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किस पर, योनिक क्लासेस पर, ठीक है। ये वाइट ही कलर का हो गया, ओके। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस पर। तो अब जो है आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट जो सिलेबस है वो अपना करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट आप सभी को दिख रही होगी, तो इस प्लेलिस्ट को जाओ, चेक करो, पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आप सभी पढ़ाई नहीं कर रही है तो इसलिए आप सभी को याद दिलवाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी के लिए जो ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है इसमें आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना आप सभी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप सभी कर ही देंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन के कोई दो लाभ बताइए। तो दो लाभ बताने हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन के। और एक और बात आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये जो सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने अपना रिलीज़ किया है, इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो ये चैप्टर्स करवाए गए हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। यानी कि हमारी वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं तो आपको बुक उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद भी करेंगे तो बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अर्ध मत्स्येंद्र आसन के दो लाभ पूछे गए हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन की आपको पूरी पूरी व्याख्या नहीं करनी है, 1+1 इसका जो आंसर देना था 2 पॉइंट्स लिखने थे, मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो देखो फर्स्ट है हमारा पॉइंट यहाँ पर, शरीर में अनावश्यक चर्बी दूर हो जाती है। यानी कि अगर शरीर जो मोटापे से ग्रस्त है, अनावश्यक चर्बी हो गई है, ठीक है, यानी कि फैट ज़्यादा बढ़ गया तो वो क्या होगा, वो दूर हो जाएगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से, ठीक है। इसके साथ साथ शरीर जो होता है सुंदर होता है, सुडौल बनता है, ठीक है, लचकदार बनता है। दूसरी बात, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। आपको पता होगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी या फिर ऐसा कहे शरीर जो होता है आधा मुड़ जाता है, तो रीढ़ की हड्डी यूज होती है, जो चीज़ यूज होती है वही उसका लाभ बन जाता है। मैंने आपको बता रखा है बहुत बार जब मैंने आपको करवाया है 3rd चैप्टर, ठीक है। और हमारे साथ तैयारी करने के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। केवल फिजिकल एजुकेशन नहीं करवाई जाती है, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिंदी हो गया, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो अब देखो रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, ठीक है, क्योंकि वो यूज़ हो रही है। अगर अब हम अगला लाभ देखें तो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका निष्कासन हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है, इस आसन को अगर हम करते हैं तो अपने डेली लाइफ में। अगली चीज़, जो श्वसन तंत्र होता है वो भी उसके लिए भी क्या है, ये उपयोगी है। तो श्वसन तंत्र की यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, इनकरेक्ट है। तो ये होते हैं इसके लाभ अर्ध मत्स्येंद्र आसन के। केवल लाभ बताने थे तो आप ऐसे, क्योंकि आप अगर 2 पॉइंट लिख कर आओगे, 2 नंबर का था ये, यानी कि 1+1 ऐसे देख कर रखा था, तो 2 पॉइंट लिख के आओगे तभी भी काम चल जाएगा। और अगर किसी को पॉइंट बनाकर लिखना है तो पॉइंट रीढ़ की हड्डी लचीली बनाकर उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख सकते हो आप सभी, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारे हिंट दिए, बहुत सारे मैंने टिप्स दी है आप सभी को। जो आज सुबह वीडियो आई थी फिजिकल एजुकेशन सैम्पल पेपर की, बहुत अच्छे से टिप्स दी है। वो केवल फिजिकल एजुकेशन में यूज़ नहीं होंगी, वो टिप्स आपके हर एग्जाम में यूज़ होंगी, ठीक है। सॉरी आज मेरा थोड़ा गला खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमारा, उदाहरण की सहायता से विस्फोटक जो शक्ति होती है उसको परिभाषित करना है। तो विस्फोटक जो शक्ति, आपको पता होगा शक्ति का टाइप है विस्फोटक शक्ति, हमने पढ़ा है जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें हमने पढ़ा है। उसके अंदर हमारे शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक, इन सब के बारे में हमें बताया गया, इनके टाइप्स के बारे में बताया गया, इनको बढ़ाने के लिए जो विधियाँ होती है, फिर जिसे हम टेक्निक्स बोलते हैं, तकनीक बोलते हैं, उनके बारे में बताया गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, विस्फोटक शक्ति को परिभाषित करना है और उदाहरण भी देने हैं। तो देखो विस्फोटक शक्ति क्या है, शक्ति और गति की योग्यता का मिश्रण होती है विस्फोटक शक्ति। विस्फोट कैसे याद रखोगे, जैसे कि
कभी हमारे ऊपर अगर बम गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं, न्यूज़ में क्या सुनते हैं, इतना बड़ा विस्फोट हो गया, ठीक है, इस तरीके से सुनते हैं हम। विस्फोट यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कोई शक्ति लगी। जो बम होता है वो छोटा मोटा तो नहीं होता है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो गिरता है, उस जहाँ जिस भी एरिया में गिरता है उस एरिया को तो इफेक्ट करता ही करता है, साथ साथ में अलग जो एरिया है उसको भी इफेक्ट कर देता है, तो विस्फोट कर देता है वो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो विस्फोटक शक्ति होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो विस्फोटक शक्ति क्या होती है, एक शक्ति और गति का मिश्रण होती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सॉरी। और सहसा या अचानक श्रम में लगी हुई मांसपेशी की शक्ति को ही विस्फोटक शक्ति कहते हैं। यानी कि बॉम्ब गिरता है, एग्जाम्पल लेकर याद करना है। मैं कभी भी पढ़ाती हूँ आपको फिजिकल एजुकेशन, अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी है तो आपको पता होगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाती हूँ। देखो, बॉम्ब गिरता है तो हमें बताकर नहीं गिरता, बताकर गिरता तो हम कहीं और भाग जाते, ठीक है। तो बॉम्ब गिरता है तो वो क्या है, अचानक गिरता है या सहसा गिरता है। सहसा का मतलब भी अचानक होता है। तो अचानक या सहसा अगर श्रम में कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी मांसपेशियों की शक्ति लगती है, तो वो हमारी विस्फोटक शक्ति होती है। यानी कि मांसपेशियों को नहीं पता कि अब शक्ति लगानी है, पर एकदम से शक्ति लगानी पड़ गई, तो वो कौन सी है, वो विस्फोटक शक्ति है। इसका एग्जाम्पल की बात थी तो लॉन्ग जंप, थ्रो हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गई है इसका एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना आज मेरा बहुत गला ख़राब है, फिर भी आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, तो लाइक शेयर कर दो भाई, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और उसे सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे इस चैनल को, ठीक है। अब देखो, अगला है व्यक्ति तत्व और प्रेरणा को परिभाषित करें। व्यक्ति तत्व क्या होता है और प्रेरणा, कभी कभार आपको प्रेरणा लिखा मिलेगा या कभी कभार आपको अभिप्रेरणा लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का मतलब मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो व्यक्ति तत्व यानी कि पर्सनालिटी क्या होती है, अगर हम वैसे समझे तो हम जैसे किसी को देखकर कहते हैं इसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो इसका मतलब हम उसके व्यक्ति तत्व, हम उसके गुणों के बारे में कह रहे हैं। तो किसी व्यक्ति के गुणों का ऐसा संगठित समुच्चय जो उसके ज्ञान भावनाओं को क्या करता है, अभिप्रेरणा जो होती है उसकी ज्ञान की, भावनाओं की, और अलग अलग परिस्थितियों में उसका जो व्यवहार होता है उसको ही व्यक्ति तत्व कहा जाता है। हम केवल कपड़ों को देखकर नहीं कहते, हम उसके ज्ञान को किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जैसे कि अगर किसी को सहानुभूति देनी होती है तो बहुत जल्दी कोई सहानुभूति देता है। तो हर किसी के व्यक्ति तत्व अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति होता है बिल्कुल ही क्या होता है, अपने में शामिल होता है, यानी कि बाहरी दुनिया से उसे कुछ लेना देना नहीं होता, वो व्यक्तित्व का एक प्रकार है। कोई व्यक्ति होता है कि वो बहुत बातूना होता है, बहुत लोगों से मेलजोल बना कर रखता है, ठीक है, वो हो गया एक उसका व्यक्तित्व का प्रकार। और इसके साथ साथ कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिन्हें सामाजिक जो ज्ञान वगैरह होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार के भी होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा व्यक्तित्व को लेकर बिग 5 थ्योरी दे रखी है और एक दो और दे रखी है थ्योरीज, तो वो आपने पढ़ी होगी आई होप। चैप्टर जो 12 है अभी तक आपने पढ़ा होगा आई होप, मुझे लग नहीं रहा है। आप सभी के कमेंट्स नहीं आती है, जो चैप्टर्स डाले हुए हैं बिल्कुल कमेंट्स नहीं आती है, तो मुझे क्या पता चलेगा। क्या आप सभी चाहते हैं उस प्लेलिस्ट को मैं हटा दूं, क्योंकि आपके लिए यूजलेस है वो प्लेलिस्ट, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सॉरी। अब देखो अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है तो सिंपल सा एक फंडा आपको याद रखना है कि आप सभी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, चलो ठीक है, पर उस डेली लाइफ की चीज़ को आपको खेल में बदलना होगा। अभी प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, कोई भी ऐसी शक्ति होती है जो हमें अपने अंदर से आ सकती है या फिर बाहर से आ सकती है, जिसकी वजह से हम कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए हम प्रेरित होते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया मोटिवेशन। जैसे कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो यूट्यूब में से वीडियोस देखते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कैसे करे पढ़ाई, बहुत सारी ऐसी ऐसी होती है वीडियोस, ठीक है, तो उसको देखते हैं। यानी क्या बाहरी तौर पर क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि आपके मन में अपने आप ही आग लग गई कि नहीं अब तो 12th में कुछ करके दिखाना है, अब तो मुझे कुछ करके ही दिखाना, चाहे आप जो है किसी और की वजह से आपके मन में ऐसे आया, पर आपके मन में आया, तो यानी कि आप अपने आप से प्रेरित हो रहे हैं। तो दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, आंतरिक और बाहरी, ठीक है। अब देखो अभिप्रेरणा क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक प्रकार की शक्ति है जो मनुष्य को कोई कार्य आरंभ करने, ठीक है, केवल आरंभ ही नहीं करना, कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखी कि ये इस पेपर को कैसे पास किया जाए, उन्होंने देखा, प्रेरित हो गए, शुरू तो कर दिया आप काम, ठीक है, और क्या है उसे छोड़ देते हैं बीच में, तो वो अभिप्रेरणा सही प्रकार से प्रयोग नहीं हुई। अभिप्रेरणा की डेफिनेशन दोगे तो कैसे दोगे, कोई भी कार्य आरंभ करने, ठीक है, उसे चलाए रखने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, प्रेरित होते हो तो उसको ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब देखो
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन पूछी गई थी पर मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया, अभी ये एक एक नंबर में आया है, हो सकता है आपका 3 नंबर 4 नंबर में आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ASD और SPD की क्या क्या फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म है इनकी, अच्छे से याद कर लो। ASD ऑटिज्म, ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये ASD है, और सेंसरी प्रोसेसिंग जो डिसऑर्डर है SPD है, ठीक है। इसके लक्षण भी पूछे जा रहे हैं, जैसे ADHD का आपका पूछा गया लक्षण, तो इनके भी पूछे जा सकते हैं, कारण पूछे जा रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको, ये सब कुछ पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करो भाई, और कुछ नहीं है इसका हल, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रेरणा दे दूँ और आप सभी जो है प्रेरित हो जाएं और फिर 2 दिन के बाद फिर से सो जाएं, जैसे कि अभी CBSE बोर्ड ने आप सभी को सैम्पल पेपर दिखाया तो आप सभी प्रेरित हो गए, नहीं भाई सैम्पल पेपर आया तो पेपर तो होंगे ही, कुछ दिनों के बाद आप उसको भूल जाते हैं, ठीक है, फिर पेपर में रोते हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला व्यायाम के कारण मांसपेशीय तंत्र में होने वाले किन्हीं 4 परिवर्तनों की सूची बनाए। तो व्यायाम के कारण यानी कि जो रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है उसकी वजह से मांसपेशियाँ जो होती हैं, मसल्स जो होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, या फिर अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, मांसपेशियाँ जो है व्यायाम के कारण किस प्रकार से प्रभावित होती है। चैप्टर 8 से क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करवाया गया है, ठीक है। पहला इसका जो है क्या परिवर्तन आता है, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि, यानी कि जो मसल्स होती है, अगर रेगुलर जो एक्सरसाइज की जाती है तो उससे जो मसल्स होती है उसमें क्या होता है, उसके आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला देखो, उचित शारीरिक आसन, तो उचित रूप से जो शारीरिक आसन होता है, आसन यहाँ पर वो वाला आसन नहीं है, योग आसन नहीं है यहाँ पर, आपने जो आसन लास्ट टर्म में पढ़ा था कि जो उचित आसन होता है, जैसे चपटे पैर वगैरह, वो उसकी कमियां थी आसन की, तो जो आसन हमने पढ़े थे वो सारे जो आसन होते हैं, यानी कि हमारे में कोई भी जो है खराबी ना होना आसन में, हमारा जो आसन है बिल्कुल ठीक होना, ठीक है, पोस्चर जो है हमारा ठीक होना, पोस्चर बोला जाता है इसको इंग्लिश में, तो वो जो होता है व्यायाम करने की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। अगले देखो, अतिरिक्त वसा में कमी, अगर जो अतिरिक्त वसा होगी शरीर में तो उसमें कमी आ जाती है। देर से थकान होती है, ठीक है, देर से थकान होती है, इसकी वजह से मांसपेशियाँ बहुत देर से जैसे अगर रेगुलर आपने देखा होगा फर्स्ट एक पहला दिन है एक्सरसाइज की तो आपकी मसल्स में कितना पेन होगा, 2-3 दिन रेगुलर करते हो तो पेन कम होता जाता है, 1 हफ्ते के बाद आपको पता ही नहीं चलता कि वो पेन हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, ठीक है। तो मसल्स में थकावट क्या होती है, कम होती है। बीमारियों से रोकथाम, जो बीमारियां चाहे मसल्स की कहो चाहे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ में अगर बीमारी जो है व्यायाम के कारण क्या होती है, कम होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये एक लाभ जो है कॉमन है। अब देखो, शरीर की आकृति में सुधार, शरीर जो होता है सुडौल बनता है, सुंदर बनता है, लचीला बनता है, देखने में आकर्षक लगता है, तो कितने सारे लाभ, मोटापा कम होता है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि फिर देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम सभी, देखिए भाई जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, आइसोटोनिक पद्धति का क्या अर्थ है, आइसोटोनिक पद्धति का अर्थ बताना है और फिर उसका जो उपयोग है किस क्षमता को विकसित करने में किया जाता है वो बताना है। तो सबसे पहली बात, ये जो आइसोटोनिक है, ये जो व्यायाम किया जाता है कौन सी क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है, हमने पढ़ा था जो शक्ति होती है, शक्ति को विकसित करने के लिए आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, ये सारे के सारे व्यायाम करे जाते हैं। एक तीसरा नाम क्या था वो मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो शक्ति में सुधार करने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ से कवर। अब ये आइसोटोनिक होता क्या है, आइसोटोनिक को अगर हम लैटिन भाषा का शब्द है, अगर इसका अर्थ देखें हम तो इसका अर्थ होता है समान खिंचाव वाले व्यायाम या कसरतें, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, समान खिंचाव वाले व्यायाम या कसरतें। ये वो व्यायाम होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, जिनमें गति अप्रत्यक्ष रूप से हमें स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देती है, यानी कि जो गति होती हुई हमें क्या है दिखाई दे रही है, ठीक है, इनडायरेक्ट दिखाई दे रही है पर गति होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इन नियमों में कार्य होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना, आइसोटोनिक में क्या है, कार्य हो रहा है, गति होती हुई दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो यानी कि मूवमेंट हो रहा है बॉडी में तो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक तो स्थिर शक्ति होती है, आपको पता होगा स्थिर शक्ति जो होती है उसमें क्या है, हम शक्ति का प्रयोग करते हैं पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो कोई आसन कर रहे हैं तो उसमें दिखाई नहीं देगा हमें, ठीक है। तो और अगर आप जो है किसी बॉक्स को आगे खिसका रहे हो तो वो मूवमेंट होता हुआ क्या है हमें दिखाई दे रहा है, तो ये फ़र्क हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो व्यायाम होते हैं, स्पेलिंग ठीक कर लें, इन व्यायामों के कारण क्या होता है, इन व्यायामों को करने से मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है और मांसपेशियों की जो लंबाई होती है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है इसके कारण। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, दौड़ना, कूदना, भार परीक्षण वाले जो व्यायाम हो गए, मेडिसिन जो बॉल थ्रो होती है ये व्यायाम हो गया, ये इसके है। और आइसोटोनिक जो व्यायाम है इसकी वजह से जो शक्ति है उसमें क्या होता है, सुधार होता है।
अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है एडीएसडी के किन्हीं दो लक्षण। मैंने कहा था ना एडीएसडी एक विकार है, उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कि लक्षण बताने, दो लक्षण बताने, कारण बताने हैं। तो देखो लक्षण क्या है, लक्षण की बात करते हैं सबसे पहले। एडीएसडी की वजह से क्या होता है, जिसके भी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक, अलग अलग लक्षण है इसके, पर यहाँ पर हमसे केवल लक्षण पूछ लिए गए तो बच्चे और बड़े दोनों के लक्षण मिक्स करके लिख देंगे हम, ठीक है। तो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो दैनिक कार्य वो कर नहीं पाते, यानी कि जो रोज़ाना के कार्य होते हैं उनकी, आप अपने एक दिन में क्या क्या कार्य करते हो, जो डेली लाइफ में करते ही रहते हो, वो कार्य नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। दूसरी बात, दिन में सपने देखते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, दिन में सपने देखता है एडीएचडी की वजह से, ठीक है। तो दिन में जो है, यानी कि ऐसे कहते हैं ना, मतलब सोते नहीं है फिर भी सपने देखते रहते हैं, वो दिन में ही सपने देखते रहते हैं, ये बीमारी है, ये लक्षण है इसका। तीसरी, एक जगह पर वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या, कभी यहाँ पर बैठे कभी वहाँ पर बैठे, ऐसे उछलते कूदते रहते हैं। तो ये जो है ये भी इस बीमारी का लक्षण है। अब इसके कारण की बात की जाए तो कारण इसके बहुत सारे बन सकते हैं। आनुवांशिकता एक ऐसा कारण है जो हर विकार का कारण बन सकता है, आपको ध्यान रखना। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, यानी कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो जीन्स आते हैं उसकी वजह से अगर ये विकार हो जाता है तो ये जो है इसका कारण बन जाता है, ठीक है। अगला, समय से पहले जन्म। अगर समय से पहले, यानी कि जो 9 मंथ 10 डेज होते हैं एक बच्चे के जन्म लेने का जो समय होता है, तो उससे पहले जो है, अगर उससे पहले जन्म हो जाता है, जैसे हम कह देते हैं 8 मासा हो गया, 7 मासा हो गया बच्चा, तो ये जब हो जाता है तो इसकी वजह से भी क्या है, एडीएचडी की समस्या हो सकती है। तीसरा, मादक पदार्थ, यानी कि जो उल्टी फुल्टी या फिर अगर कहें अल्कोहल वगैरह का सेवन करना शुरू कर देते हैं, या फिर सिगरेट वगैरह, इस तरीके से मादक पदार्थ जो हैं, शराब वगैरह हो गई, इनका सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके से, एक तो बच्चा जो है या फिर युवा जो वो लेना शुरू कर दे, उसकी वजह से एडीएचडी हो सकता है। या फिर जब बच्चा पेट में होता है तो उस टाइम पर उसकी जो मदर होती है, अगर वो ये चीज़ें लेती है तो उसकी वजह से भी जो बच्चे के अंदर एडीएचडी आ सकता है, ठीक है, रोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है खरोच क्या है, ठीक है, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, कैसे इसे संभाला जा सकता है। यानी कि मानो कभी खेलते टाइम जो खेल और जो चोट वाला जो चैप्टर 9 है आपका, बुक्स खरीदेंगे तो अब तो मिक्स करके दे दिया, पर पुरानी बुक्स जो है उसमें चैप्टर 9 है, तो मेरी वीडियो में भी आपको चैप्टर 9 जो है वही मिलेगा, खेलों में चोट, ठीक है। तो जो चैप्टर 9 जो है एक खरोच वाला, उसमें खरोच दे रखी है, एक चोट होती है, तो खेलते टाइम जब खरोच आ जाती है तो उसे किस प्रकार से मैनेज किया जाए, ठीक है। अगर खेलते खेलते बच्चा गिर गया, खरोच आ गई, ठीक है, तो उसे किस प्रकार से जो है उसे ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये भी चीज़ बतानी है साथ साथ में। तो देखो खरोच क्या होती है, पहली बात ये आती है, तो देखो किसी तेज वस्तु या फिर नोक वाली, आपने देखो जो नुकीली जो वस्तु होती है उसकी वजह से क्या होता है कि या तो वस्तु हो या फिर नोकीली जो खेल उपकरण है उसकी वजह से अगर त्वचा पर क्या हो जाती है, त्वचा कट जाती है या फिर नियमित रूप से कटना शुरू हो जाती है, तो वो जो होती है आपकी खरोच होती है, यानी कि नोकीली चीज़ से खुरंड आ गया, जो खरोच लग गई, हम ऐसे कहते हैं ना, तो खून निकलना शुरू हो जाता है, पर खून ज़्यादा नहीं निकलता है खरोच में, आपको ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। अब जो है इसके कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, यानी डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। खरोच में ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होती कि डॉक्टर के पास जाए, तो वो वैसे ही ट्रीटमेंट होता है। तो बहते हुए खून को अगर आप जोर से दबा लेते हैं तो आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो है खून रुक जाता है बहने से। यही चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। डेली लाइफ में आपको बचपन में खरोच तो लगी होगी ना कभी खेलते टाइम ना लगी हो तो वैसे ही लग गई होगी, ठीक है। अब देखो जहाँ पर खरोच आती है उसे क्या अच्छी तरीके से साफ़ करना है, डेटोल वगैरह, या फिर बहुत सारे, अब तो डेटोल का नाम ले दिया, सॉरी अगर आप ये सोचिए मैं उसको प्रमोट करूँ, नहीं, डेटोल वगैरह या फिर लाइफ बॉय वगैरह का जो होता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों से, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें डॉक्टर वाली जिससे आप उसे साफ़ कर सकते हो, या फिर उसे आप साबुन वगैरह से पानी से साफ़ कर दो अच्छी तरीके से, यानी खून जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हटा देना वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको। उसके बाद उसे पट्टी करनी है, ठीक है, सिंपल भाषा में पट्टी करनी है, ठीक है, यहाँ तक। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ठंडा या जो ठंडी जो बर्फ़ वगैरह होती है उससे आप उसे सेक सकते हो, ठीक है, उससे भी खून रुकता है ठंडी चीज़ से। आप कभी ट्राई करके देखना, कभी लगे तो करना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है CWSN जो होता है, शारीरिक रूप से जो बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, जिनके अंदर अक्षमता होती है, वो जो बच्चे हैं उनके बारे में हमें पूछा गया है कि CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कोई 2 रणनीतियाँ बतानी है। मैंने यहाँ पर आपको 4-5 रणनीतियाँ दिखा दी हैं। तो देखो
रणनीतियाँ, अगर उनके लिए हमें क्या शारीरिक गतिविधियों का डिज़ाइन करना है कि शारीरिक गतिविधियाँ उनके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, हम सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो उनके लिए तो और भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर उनके लिए शारीरिक गतिविधियाँ तय करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ होंगी, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, बच्चों के पूर्व अनुभव को जानना, यानी कि बच्चा जो है आपके पास जब आया है तो उससे पहले का उसका जो भी अनुभव रहा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उसने कभी शारीरिक गतिविधियों में भाग लिया है, नहीं लिया है, या फिर लिया था तो क्या रिजल्ट आया था, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी आप जो है शारीरिक गतिविधि जो है तय कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। अगली बात, रुचि, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपने देखा होगा बच्चे अभी बचपन में, अगर मैं बच्चों के बारे में बात करूँ तो बचपन में बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अगर हम इंटरेस्ट देकर पढ़ाते तो पढ़ते हैं, अगर इंटरेस्ट देकर ना पढ़ाएं तो बोर हो जाते हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इनकी रुचि जिस चीज़ में होगी वो उस गतिविधि को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर गतिविधि में रुचि नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे ना इतनी अच्छे तरीके से, तो इंटरेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। अगला, क्षमता, इनके अंदर कितनी क्षमता है। जिस भी बच्चे की आप शारीरिक गतिविधि जो है तय कर रहे हैं CWSN वाले बच्चे की, तो आपको ध्यान रखना है जो क्षमता है उसके अंदर कितनी जो है कैपेबिलिटी है करने की किसी भी शारीरिक गतिविधि को, उसी के अकॉर्डिंग जो है शारीरिक गतिविधि का डिज़ाइन करना है उनके लिए। अगला, उपयुक्त वातावरण भी उपलब्ध करवाना है। ऐसा नहीं कि शारीरिक गतिविधियाँ तो तय कर दिया, वातावरण ऐसा नहीं है, तो वातावरण भी तय करवाना। उपकरण जो हो गए, खेल उपकरण वो भी उपलब्ध करवाने हैं, ठीक है, मैदान वगैरह जो है वो भी उपलब्ध करवाना उनके लिए। साधारण से मुश्किल, आपने देखा होगा जो अगर छोटे बच्चों की बात करो, छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, उन्हें हम इजी चीज़ पहले सिखाते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ बाद में सीखते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या साधारण से मुश्किल वाले जो गतिविधियाँ हैं वो करवानी चाहिए। पहले इजी दो फिर बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। देखो टाइम लगेगा, ये मत सोचना ज़्यादा बड़ी हो रही, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको सैम्पल पेपर का आई होप शायद ही मिले, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और मैंने इसी तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने अपने चैप्टर्स में, तभी मैंने कहा था बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरणा की किन्हीं 4 तकनीकों की सूची बनाएं और संक्षेप में समझाएं। यानी कि जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन है उसकी 4 तकनीकों के बारे में बताना है और उन्हें बहुत अच्छे से समझाना है। तो देखो किस तरीके से अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। पहला, प्रशंसा या निंदा। आपने देखा होगा आप सभी जो है स्कूल में जो होते हैं टीचर, कभी आप अच्छा कर देते हो तो टीचर आपकी बहुत प्रशंसा करती है। कभी कभार टीचर को ऐसा लगता है ये बच्चा अच्छा कर सकता था, इसने खराब किया, तो टीचर उसे क्या करती है, उसकी निंदा करती है बच्चों के सामने, जिससे उसे बुरा फील होता है और नेक्स्ट टाइम वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है। इसी तरीके से तो प्रशंसा और निंदा की वजह से भी क्या, इसी तरीके से पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। क्यों करते हैं, वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो और बाहर वाले हमारी ज़्यादा ही प्रशंसा कर देते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे अंदर हम ओवर मोटिवेट हो जाएं और हम कुछ ना करें। तो ये जो आपको समझना पड़ेगा कौन कैसे हमें मोटिवेट कर रहा है और कौन हमें मोटिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रशंसा और निंदा की वजह से इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगला, मौखिक प्रोत्साहन टिप्पणियाँ। आपने देखा होगा पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, मौखिक टिप्पणियाँ देते हैं, वो बच्चा ऐसे कर रहा है, फलाना बच्चा ऐसे कर रहा है, देखो वो ऐसे बढ़ गया है। ऐसा क्यों बोलते हैं वो हमारे सामने, हमें गुस्सा उठता है, क्यों बोलते हैं वो हमारे सामने, क्योंकि इसी गुस्से को हम भी क्या है, हम अपने पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए कि नहीं वो नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो मौखिक टिप्पणियाँ हैं उससे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो इनकी वजह से भी हो सकते हो आप प्रेरित, या फिर किसी की स्पीच वगैरह सुन लिया आपने, उससे आप प्रेरित हो सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी मौखिक प्रोत्साहन टिप्पणियों के अंदर आ जाएगा। अगला देखो, प्रगति का ज्ञान। यानी कि आपको अगर पता है कि आप अगर ये चीज़ करोगे तो इससे आपकी प्रगति होगी, यानी कि अगर आपने 12th में मार्क्स अच्छे लाए तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी पढ़ाई होगी तो जॉब मिलेगी आपको अच्छी सी, तो उससे आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए प्रगति का ज्ञान होगा तो आप पढ़ाई जरूर करेंगे, प्रेरित होंगे, ठीक है, प्रगति के ज्ञान की वजह से। जिससे ज्ञान नहीं होता ना प्रगति का, वो बच्चा मोटिवेट नहीं हो सकता कभी भी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी और भी चीज़ के लिए। पुरस्कार, यहाँ पर आप खेल से संबंधित बातें बताते जाएंगे इनके बारे में कि खिलाड़ी को हम क्या है उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, प्रगति के बारे में, कैसे कैसे प्रगति होगी तुम्हारी, उससे वो प्रेरित हो सकता है, ठीक है। पुरस्कार, आपने देखा होगा खेल हो या फिर आपकी नॉर्मल चीज़ हो तो उसमें क्या है, पुरस्कार दिया जाता है, ट्रॉफीज दी जाती है। क्यों दी जाती है, मेडल दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इससे बच्चा प्रेरित होता है। जिस बच्चे को मिल रहा है वो तो प्रेरित है ही है, साथ ही साथ जो दर्शक गण के रूप में जो बच्चे बैठे होते हैं
क्लैपिंग करते हैं उनके मन में आता है नेक्स्ट टाइम मुझे भी क्या ये मेडल जीत के दिखाना है, ठीक है, ऐसा मन में आता है ना। तो ये भी जो होता है पुरस्कार की वजह से दो चीज़ों से फायदा हो जाता है, प्रेरणा का। दर्शक, यानी कि अगर दर्शक खिलाड़ी को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं तो वो प्रेरित होगा कुछ करने के लिए। हाँ, मेरे बारे में दर्शक जो है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, विराट कोहली जो है या फिर MS धोनी है, उसके बारे में नारे लगाए जा रहे हैं, MS धोनी MS धोनी, इस तरीके से बहुत सारे लगा रहे हैं, तो वो जो है अंदर से मोटिवेट होगा, ठीक है। ये बाहरी जो है प्रेरणा है ये आपकी। और लक्ष्य निर्धारण, अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, गोल डिसाइड कर लेता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, तो वो क्या है अपने अंदर से प्रेरित होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक अक्षमता को इसके लक्षण, जो लक्षण है उसके साथ समझाना है। आज तो मेरा गला जाम होकर ही रहेगा, आप सभी की देन है ये, और आप सभी को लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। संज्ञानात्मक अक्षमता क्या होती है, लक्षण भी बताने हैं। संज्ञानात्मक अक्षमता जो होती है मानसिक विकास, ये विकास नहीं, मानसिक विकार है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, विकार होता है, मानसिक विकार है ये। और इसके कारण क्या होता है, इसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, संज्ञानात्मक, आपको ध्यान रखना है, ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है, हमारे थिंकिंग से जुड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को सीखने, बोलने, याद रखने, किसी भी समस्या को हल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। देखो, सीखना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारा दिमाग की बहुत ज़रूरत है, मानसिक, ठीक है। बोल कैसे पाओगे, लैंग्वेज कैसे सीखी आपने, किसी को सुना, फिर आपने समझा, रूल्स डिसाइड किए, तो बोलने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना। कोई तो ऐसी कुछ भी उठा के मन में आए कुछ भी बोल दिया, और कुछ सोच समझ के बोलते हैं, तो बोलने के लिए भी चाहिए। याद रखने के लिए किसी भी चीज़ को दिमाग चाहिए ना आपका, तो मानसिक विकार है ये। अगर किसी के अंदर ये होता है तो ये सारी चीज़ों में दिक्कत आती है, ठीक है। अब देखो इसके कितने प्रकार, 3 प्रकार के ये होते हैं, स्मृति विकार, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर आपका 4 है, जाओ देखो अपना और कवर करो, ठीक है। अब देखो अगला, इन्होंने कहा था खेल जो है, मैंने अपने ही चैनल की जो वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाने के लिए लगाया है कि देखो भाई, मैं जो करवाती हूँ वैसे ही आया हुआ है। तो देखो, मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाकर बताया था। फ्लो चार्ट क्या होता है, इस तरीके से चार्ट होता है, ये जो आपको दिखाया गया है इस तरीके से चार्ट होता है, जिसमें जो है हमें समझ में आता है कि इसके 2 टाइप्स हैं, ये और इसके भी जो है ये जो है इसको बाहरी चोट किसे कहती है, आंतरिक चोट किसे कहते हैं, और फिर इसके भी जो 2 टाइप्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं, इनके भी टाइप्स बताए गए हैं। इस तरीके से फ्लो चार्ट होता है, याद रखने के लिए आप बना सकते हो, किसी भी नोट्स बनाते हैं जब इसी तरीके से बनाते हैं। और मैं हमेशा बताती थी कि ये जो खेलों का जो चोट का वर्गीकरण का ये फ्लो चार्ट अच्छे से याद रखना है, इसे बनाना है। इसके बाद अगर कहें कि एक्सप्लेन करना है तो आपको एक्सप्लेन भी करना है अलग अलग से सारी चीज़ों को, ठीक है। अब केवल यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा गया हमें, देखो तो यही आपको डिट्टो बना देना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे चैप्टर नंबर 9 को खोलकर, वीडियो तो देखनी पड़ेगी भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अस्थमा को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी आसन की सूची बनाएं और उसके जो है प्रत्येक के 2 लाभ बताने हमें। तो देखो भाई, अस्थमा को दूर करने के लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आसन हैं। सुख आसन, चक्र आसन, जितने याद हो लिख दो भाई, इसमें कोई ये नहीं है कि 6 लिखने हैं, 4 भी लिख सकते हो। गोमुख आसन, पर्वतासन, भुजंग आसन और पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। अब मैं इनके लाभ बता देती हूँ। सुख आसन के जो लाभ है वो है मानसिक सुख मिलता है, शांति मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति अपने पैरों पर हाथ रख के ओम जैसा बनाकर बैठा हुआ है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, तो और आंखें बंद है, तो उसे जो है सुख और शांति मिलता है। मैंने बहुत अच्छे से योग वाला चैप्टर मैंने इतनी अच्छे से करवाया, आप सभी को पता होगा, वीडियोस डालिए बीच बीच में कि कैसे आसन होता है ये, जिससे आपका जो माइंड है वो बहुत जल्दी कैच करता है चीज़ों को। जितना हम देखकर समझते हैं उतना हम आपको सुनकर या फिर पढ़कर नहीं समझ पाते हो, ठीक है ना। और देखो अगला जो इसका लाभ है, घुटने व टखने क्या होते हैं, मजबूत होते हैं इससे, तो लाभ भी याद रखने हैं। चक्र आसन के लाभ क्या है, कंधे, हाथों, कलाइयों और पैरों को मजबूती मिलती है इससे, ठीक है। अगला लाभ है, कमर दर्द से छुटकारा होता है, ठीक है, क्योंकि चक्र आसन में हम जो है इस तरीके से ऐसे गोल बन जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी कमर भी यूज़ हो रही है ना, तो इसमें क्या होगा, इससे कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, फार्टलिक परीक्षण पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है। तो फार्टलिक जो पद्धति होती है वो क्या होती है, आपको ध्यान रखना।
ये जो होती है आपकी, यह विधि जो क्रॉस कंट्री जो दौड़ होती है उन पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। इस विधि में क्या है, निरंतर विधि और अंतराल विधि, दोनों की दोनों जो विधियां होती है वो शामिल हो जाती है इस विधि के अंतर्गत। और इस विधि में क्या है, खिलाड़ी को अपनी चाल जो है, तीव्रता जो है, उसकी चाल की जो तीव्रता होती है, यानी कि जब वो दौड़ता है, ठीक है, तो वो जो दौड़ कर रहा है वह परिस्थिति के अनुसार चेंज करेगा। मानो जंगल में अगर वह दौड़ने के लिए उसे भेज दिया गया है, तो पेड़ आएंगे, उसके अनुसार उसे अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, अपनी गति बदलनी पड़ेगी, ठीक है। थकावट हो रही है, उसके अनुसार बदलनी पड़ेगी। नीचे पत्थर आ गए, कांटे आ गए, उनके अनुसार उसे, परिस्थिति के अनुसार जो है उसे अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। तो ये फाटले परीक्षण विधि कहलाती है। तो किस क्षमता को विकसित करती है ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक पहले क्वेश्चन पूछा गया था, अब एक ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, ठीक है। लाभ देखो इसके क्या क्या लाभ है। विशेषता लिख सकते हो, लाभ के जगह जैसा क्वेश्चन वैसे बदल दो। विशेषता बोली तो विशेषता लिख दो, इसकी विशेषताएं ये है। ये विधि जो होती है प्रकृति जो है, प्रकृति पर जो प्रकृति है, यानी कि जैसे मैंने आपको जंगल का एग्जांपल दिया, तो प्रकृति पर आधारित है, पर कठोर नहीं होती है उतनी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, इस विधि में खिलाड़ी को क्या है, परिवर्तनों के द्वारा जो होता है वह, परिवर्तनों के दौरान जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे पेड़ आ रहे हैं, कांटे आ रहे हैं, ठीक है, चट्टानें आ रही हैं, तो उनके दौरान जब वह दौड़ रहा है तो उस दौरान उसे पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपनी चाल क्या है बदल सकता है। ये इसका लाभ भी हो सकता है, इसकी विशेषता भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो धावक है, ठीक है, जो धावक है यानी कि जो दौड़ने वाला है, वो क्या स्वयं जो होता है उसे ज्ञान होता है, उसका ज्ञान विकसित होता है कि कहाँ पर उसे तेज दौड़ना, कहाँ उसे कम दौड़ना है, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है बिग 5 थ्योरी। देखो मोस्टली क्वेश्चन आपके कहाँ से आए हैं, चैप्टर नंबर 12 से आए हैं, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट, मैंने सुबह भी बताया था आप सभी को। और चैप्टर नंबर 3 में से आपके योग आसन से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हैं। वैसे देखा जाए तो सारों में से आपके थोड़े बहुत आए। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से, चैप्टर 12 में से आए। लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से भी बनता है और वो आया हुआ भी है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 12 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और चैप्टर 8 भी है। बिग 5 थ्योरी के किन्हीं 3 व्यक्ति तत्व, इस बिग 5 थ्योरी में 5 प्रकार के व्यक्ति तत्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है कि 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 5 प्रकार की जो है पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। उसमें से हमें 3 के बारे में बताना था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। पाँचों के बारे में जानना है तो चैप्टर नंबर 12 को देखो, मिल जाएगा। तो देखो, सहमता, ये जो होता है एक व्यक्ति तत्व होता है। इसके दौरान क्या है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर क्या होता है, विश्वास योग्य होता है, पहली बात तो दयालु होता है, ठीक है, मेल मिलाप वाला होता है, सभी सामाजिक गुणों से परिपूर्ण होता है, मित्रता का भाव रखता है, ठीक है। तो ये हो गया एक पर्सनालिटी। दूसरी देखो, कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति क्या है, पूरा का पूरा कर्तव्यनिष्ठ है वो। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार का व्यक्ति के अंदर क्या होता है, विचार पूर्ण, दिमाग पर संतुलन, उद्देश्य को प्राप्त करने, यानी कि जो भी उसका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य होते हैं उसके प्रति वो कर्तव्यनिष्ठ होता है। अब देखो अगला पर्सनैलिटी है खुलेपन वाले व्यक्ति। खुलेपन वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, वे व्यक्ति होते हैं जिनके विचार जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, ठीक है, विचारों का विशाल समूह होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विचार होते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति काल्पनिक होते हैं, बहुत सारी काल्पनिक बातें करते हैं, बनावटी बातें करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने बचपन में भी की होंगी काल्पनिक बातें, हम यहाँ पर गए थे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो काल्पनिक बातें वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अगला देखते हैं, 2-3 ही क्वेश्चन रह गए हैं बस आपके। अब देखो अगला है गति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारकों पर चर्चा कीजिए। तो चैप्टर 12 से फिर से आपका गति का निर्धारण करने वाले, तो ये सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। गति जो होती है आपकी ये 4 प्रकार की होती है, निर्धारण करने वाले 4 प्रकार के कारक है। ये आपका चैप्टर नंबर 12 से नहीं, चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आया। निर्धारण की बात आए तो चैप्टर नंबर 8 से, अगर विधि की बात आए कि गति को कैसे विकसित करते हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 12 है। तो देखो, विस्फोटक शक्ति की वजह से जो गति है उसका निर्धारण होता है, लचक की वजह से होता है गति का निर्धारण, ठीक है। मांसपेशीय संयोजन जो होता है, मांसपेशियों में जो संयोजन, जो लाल रक्त की मांसपेशियाँ होती है और सफ़ेद रक्त की मांसपेशियाँ होती है, उनके बीच में जो संयोजन होता है उसकी वजह से भी गति जो होती है प्रभावित होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता के कारण भी होता है। अच्छे से समझना तो चैप्टर नंबर 8 जो है आपको देखना पड़ेगा।
अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है लचीलेपन को परिभाषित करें और लचीलेपन को विकसित करने के तरीकों की व्याख्या करें। तो लचीलेपन को कैसे परिभाषित, मतलब हमें इसकी डेफिनेशन देनी है, लचीलापन होता क्या है। तो व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की जो गति है उसके योग के विस्तार को क्या कहा जाता है, लचक कहा जाता है। आपने देखा होगा जो जोड़ होते, जो जॉइंट्स होते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि आपकी जो कोहनी होती है इस प्रकार से होती है, जोड़ हो गया, जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं वो जोड़ होता है, ठीक है। तो जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, अगर वो उनके बीच में जॉइंट्स जो हैं उनके बीच में अगर गति का विस्तार है, गति ज़्यादा है, तो उसको ही लचक कहते हैं, ठीक है। अब लचक को विकसित करने के लिए आपकी ये सारी के सारी क्या होती है, विधियां होती हैं। इन विधियों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 पार्ट नंबर 4 जो है, प्लेलिस्ट को ओपन करो, मिल जाएगा चैप्टर नंबर 12 पार्ट नंबर 4। उसमें बहुत अच्छे से ये लचक के बारे में पूरी की पूरी वही वीडियो है, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पवन मुक्त आसन जो है उसके बारे में हमें बताना है, क्या होता है, विधि, उसकी पूरी पूरी विधि बतानी है भाई आपको यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे शुरू करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का बताना है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर विधि बताइए तो लाभ भी बताओगे, हानि भी, और लाभ बताओगे, सावधानी भी बताओगे, ठीक है। और ये जो है आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। क्यों कहा मैंने चैप्टर नंबर 3, करवा तो मैं यहाँ पर भी सकती थी, एक तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि आप थोड़ी मेहनत तो करो। मैंने इतने अच्छे तरीके से वीडियो बनाई है, आपको इमेज से समझाया है, किसी की वीडियो से समझाया है, वीडियोस वगैरह लेकर आपके लिए, ठीक है। तो क्यों की गई है, आपके लिए ही तो की गई है ना, आपके सीनियर तो पढ़कर जा चुके हैं, अब आप सभी के लिए वो, ठीक है, आप सभी को करना है। तो चैप्टर नंबर 3 को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और इसी के साथ टोटल आपके 18 क्वेश्चन ही आएंगे, और वो इस तरीके से हैं। फॉर्मेट समझना है तो फिर से कहूँगी, फॉर्मेट समझना है तो आप सभी क्या है, अपना जो आज सुबह वीडियो डाली गई थी उसे देख लीजिए, समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है आप सभी जो है क्या कर सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक आप सभी कर ही देंगे, ये काम तो छोटा था मेरा, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए इतनी मेहनत की है, मेरा गला बिल्कुल जाम हो चुका है, और यहाँ पर लाइक तो बनता है। शेयर करोगे आप अपने किसी एक दोस्त के पास कर दो, हर बच्चा एक दोस्त अपने एक दोस्त के पास करेगा, हर किसी का एक बेस्ट फ्रेंड तो होता है ना, उसके पास शेयर करेगा, तो फिर जो है वो भी आप सभी के साथ एंजॉय से पढ़ेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करो तो साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाओ और चेक कर लो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी दिया जाएगा, चेक करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। अब जो है आप सभी बताइए कि कैसी लगी वीडियो, कैसा समझाया मैंने यहाँ पर आप सभी को, और हेल्पफुल रही नहीं रही आप सभी के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम में मैंने किया। सीबीएसई कभी भी हिंदी मीडियम में आपके लिए सैम्पल पेपर प्रोवाइड नहीं करता है, यही सबसे बड़ी गलती है सीबीएसई की, और इसी बात में मुझे गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों करता है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी का क्या रिव्यू है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।